ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी जिसे कहते हैं हम कूलाम का नियम। आज फिर से उसी को ले रहे हैं, उससे रिलेटेड फर्दर और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ। हमारे पास में दो चार्ज बॉडी है, दो आवेशित वस्तु है। पहली वाली जो बॉडी है, पहली वाली जो वस्तु है, उसके पास में जो चार्ज है वो Q1 चार्ज है, और जो दूसरी वस्तु है उसके पास में जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है। यानी एक को हमने Q1 से आवेशित किया है और दूसरी वस्तु को Q2 से आवेशित किया है। आवेशित करने के तरीके, इलेक्ट्रिफिकेशन के तरीके, किसी बॉडी को चार्ज देने के तरीके, तीन तरीके होते हैं। वो हम कल पढ़ चुके थे। फ्रिक्शन यानी घर्षण, इंडक्शन यानी प्रेरण, और कंडक्शन यानी चालन। तो कूलॉम्स जो लॉ है उसकी जो फॉर्म है वो 11वीं क्लास में हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म को तो आपको समझ में आएगी कि कूलॉम्स लॉ की फॉर्म और न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ की, गुरुत्वाकर्षण नियम की फॉर्म्स आई थिंक लगभग सेम है। कुछ इनमें सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, असमानताएं हैं। वो मैं आपको फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। तो ये लॉ क्या कहता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है, आकर्षण का बल लग सकता है, या प्रतिकर्षण का बल लग सकता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मान लीजिए उस बल का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण F है, तो ये दोनों चार्ज, दोनों वस्तुओं पर जो चार्ज है, पहली पर चार्ज है Q1, दूसरी पर चार्ज है Q2, तो दोनों चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के, गुणनफल के समानुपाती होगा। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस R है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, यहां पर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, परिमाण की बात कर रहा हूं। दिशा से मेरा अभी कोई रिलेशन, या मैं आपको डायरेक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूं। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो चीजों को आप मिक्स ना कीजिए, वरना न्यूमेरिकल्स करने में निश्चित रूप से आप आई कैन से कंफ्यूज होंगे। ओके, तो Q1 Q2 के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके प्रोपोर्शनल, समानुपाती, और दूरी के वर्ग के, दूरी के स्क्वायर के इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R थी, उसका स्क्वायर किया, नीचे रखा, क्योंकि मुझे इनवर्स प्रोपोर्शनल करना है, व्युत्क्रमानुपाती करना है। अब नेक्स्ट बात, if both the charges in air or फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं आप, ये दोनों के दोनों चार्ज जो है वो वैक्यूम में है, एयर में है, फ्री स्पेस में, निर्वात में रखे हुए हैं, हवा में खुले में रखे हुए हैं दोनों चार्ज। तब यहां पर जो प्रोपोर्शनल आता है, कई ऑथर, कई टीचर यहां पे जो प्रोपोर्शनल का जो ये साइन आ रहा है, इसको जब हटाते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कुछ ऑथर, कुछ राइटर इस कांस्टेंट को के लिखते हैं, लेकिन मैं इसको के नहीं लिखता। वो हम आपको अभी समझाऊंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लास्ट तक बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। और मेरा एम ये है कि आप टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करें, उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां किसी तरीके का कोई प्रोपोर्शनल के यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर दोनों चार्ज, इंपॉर्टेंट बात, किसमें रखे हुए हो, फ्री स्पेस में या एयर में, यानी वैक्यूम में, निर्वात में, हवा में, खुले में रखे हुए हैं दोनों बॉडीज, तब यहां पर जो प्रोपोर्शनल आएगा वो होगा, घबराना नहीं,
हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा हवा में उपस्थित हो तब प्रोपोर्शनल कितना आया 1/4 पाई। इसको लेकर के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं पाना है, नई चीजें हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, लेकिन किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। इस एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, हिंदी मीडियम में भी यही बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब ये है क्या सर बेसिकली, ये तो बोलने का तरीका होगा, वर्डिंग हो गई। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी मीडियम में निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। पेशेंस रखें, धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस आपको लास्ट तक पेशेंस रखना है। लास्ट तक वीडियो जब तक मैं बनाऊं तब तक आपको पेशेंस रखना है। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है सब आएगा समझ। थर्ड चीज, लेकिन ये तब लिखी जाएगी तब दोनों चार्ज किस में रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट मैंने पहले लिख दिया कि एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड पॉइंट देखें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको ये काम में आएगी। वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 9 गुना 10⁹9। और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप इस वाले पोर्शन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये F/r² Q1/Q2 होगा। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन इंटू r² की मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, और ये ऐसा ही यूनिट है। CGS आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी CGS 1 ESU होता है, नेसेसरी नहीं है। उसमें से ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जस्ट इसका अपोजिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। इसका अपोजिट क्यों कर दिया सर आपने, अरे बेटा 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं है। अब की बार मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने जा रहा हूं तो ये बाकी का पोर्शन उधर जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है, यूनिट तो उल्टी होगी। अरे क्लियर, ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर कांस्टेंट हमने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये कांस्टेंट F ये तब आएगा तब दोनों चार्ज प्लस में रखे हुए हैं, हवा में खुले में रखे हुए हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फिलहाल नाम याद रखें, इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगी, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, अब क्या सर ये फोर्थ पॉइंट देखें, क्या सर ये अभी मैं वेक्टर फॉर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड पढ़ा रहा हूं, आपको परिमाण बता रहा हूं। अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म से हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। तो फोर्थ चीज, एक बहुत चार्जेज अगर दोनों आवेश प्रेजेंट उपस्थित हों इन अ मीडियम, मीडियम का मतलब होता है मतलब कोई भी माध्यम में, पानी में पड़े हों दोनों, ओके, तो किसी मीडियम में रखे हों तब क्या ये सर यही कांस्टेंट आएगा, नो, ये कांस्टेंट तब आएगा जब आप वैक्यूम की बात करें, निर्वात की बात करें, तब वो फॉर्मूला लगेगा। अगर आप किसी मीडियम की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²।
अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये एप्सिलॉन क्या है सर, यहाँ नोट नहीं लगाया मैंने, केवल एप्सिलॉन है। इसको कहते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल ऑफ कोर्स, ऑफ मीडियम। ओके, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। अब कई बच्चे कंफ्यूजन लेकर के होंगे कि सर अब वैल्यूज क्या होगी, एप्सिलॉन की वैल्यूज क्या होगी, वो कंफ्यूजन मैं आपको अभी मिटा देता हूं, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। एक नई परमिटिविटी और देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसका दूसरा नाम होता है परावैद्युतांक। ठीक, और इसका सिंबल आज के बाद हम लिखेंगे एप्सिलॉन आर, क्योंकि रिलेटिव है, या के। अब मैं आपको वहां के लिखवा देता, समझ रहे हैं आपको, फिर के की जगह में लिखता कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि के सर इसकी बात कर रहे हैं कि वहां जो कांस्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करता हूं। अब मेरे साथ आइए, ये बराबर होता है किसी मीडियम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता। द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आगे बात समझ में। अब यहां से आप अगर देखें तो एक चीज आपको समझ में आने लगी होगी कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी होगी। यहां से मैं एक बार फिर से आपको एक रिवाइज करवा देता हूं। हमारे पास दो चार्ज बॉडी थी जिन पर चार्ज था Q1 और Q2। हमें उनके बीच में फोर्स देखना था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा। वो मैग्नीट्यूड जो है F जो है वो दोनों जो बॉडीज पर जो चार्ज है उनके गुणनफल मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्दर हमने एक कांस्टेंट लिखा था, वो कांस्टेंट यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये कांस्टेंट तब लिखा जाएगा जब दोनों चार्ज जो है वो किस में रखे हुए हों, किसी एयर में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। उसमें से एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कांस्टेंट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज मैंने आपको बता दी। क्या हमेशा चार्ज सर वैक्यूम में या फ्री स्पेस में? नो, मीडियम हो सकता है, जैसे पानी में रखे हुए हो। उस दौरान आप एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर केवल एप्सिलॉन लिखोगे, और उस एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, इन दोनों का, एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी। दिस क्लियर? नाउ वो क्या रिलेशन है? एप्सिलॉन एम आप ऊपर लिखेंगे। सर एप्सिलॉन एम तो वहां कुछ है ही नहीं, अरे मैं इसी को एप्सिलॉन एम लिखा था बेटा, एम आप चाहे हटा सकते हैं यहाँ पे, इसी को एप्सिलॉन एम लिखा था। ओके, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप चाहें तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं ताकि मीडियम आपको समझ में आए, या केवल आप केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। एप्सिलॉन, ओके, तो ऊपर एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का जो रिलेशन है, दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो अनुपात है, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और मैं फर्दर चल रहा हूं, थोड़ा सा आप दिमाग रखें, ये सब नोट करने के बाद में अब आप ध्यान से देखें एक चीज। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप सेट करते जाए अपने दिमाग में।
वहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यानी बजगुणा करूं तो एप्सिलॉन इक्वल टू यू नो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा क्या मैं सही हूं? यानी यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें एप्सिलॉन की वैल्यू आती नहीं है, इसलिए हम किसी और फॉर्म में उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एम आई राइट? अब यहां पर इस एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। नाउ इट इज क्लियर। आप एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं 8.85, अभी मिट्टी भी नहीं है, देख सकते हैं, इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। अलग अलग मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट, मीडियम की मैं एक लिस्ट आपको अभी बनवाऊंगा, शायद इस वीडियो लेक्चर में वो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी तक जाती है। ओके, ये इंफिनिटी होती है मेटल्स के लिए, धातुओं के लिए, और 1 वैल्यू होती है इसकी वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। अब आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग का यूज करेंगे तो बच्चे तुरंत कैच करेंगे कि अगर मैं इसी को फ्री स्पेस का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मुझे इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, और 1 रखते ही देखने जरा वही पहले वाला नंबर फर्स्ट पॉइंट आ गया क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उसका, एम आई राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई इसकी वैल्यू की रेंज है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, अनंत हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, या उससे कम होगी। ये फॉर्मूला मुझे फ्री स्पेस के लिए बनाना हो तो मैं एप्सिलॉन आर को 1 लिखूंगा, am I right? और जब एप्सिलॉन आर को 1 लिखूंगा तो देखना नंबर फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट जो हमने मीडियम एयर के लिए लिखा था वही बन गया। क्लियर? अच्छा, एक नई जानकारी हो इंपॉर्टेंट, अगर have different epsilon r have different values for different medium, लिस्ट बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बुक वगैरह में से आप उसको नोट कर सकते हैं, हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो काम आएंगे वो मैं लिखवा दूंगा आपको, वो लिखवाऊंगा डेफिनेटली। तो इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। अब इधर अगर दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी अभी जब मैं आपको चार्ट बनाऊंगा तो समझ में आने लगेगा, तब फॉर्मूला ये यूज हुआ। Am I right? जब दो चार्ज मीडियम में रखे हुए हैं तो फॉर्मूला ये यूज हुआ, या तो ये एप्सिलॉन लिखो या वहां देखें एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एम आई राइट? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहां से एप्सिलॉन आर का एक रिलेशन पढ़ा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता, द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युतांक कहलाता है, या फिर निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। अच्छा, एक रिलेशन। कितने लोग बताएंगे कि अगर मैं इन दोनों में आपस में डिवाइड करूं, यानी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इनमें आपस में अगर डिवाइड करूं, रफ काम है करके देखिएगा, तो एप्सिलॉन आर की दूसरी वैल्यू ये आती है क्या? एक दूसरी डेफिनेशन बन गई, दो आवेशों को, दो चार्ज को हवा में रखो तब जितना बल लगेगा, उन्हीं दो चार्जों को अलग नहीं मीडियम में रखो तब कितना बल लगेगा, दोनों बलों का रेशियो, दोनों फोर्सेज का रेशियो, वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है
मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के इक्वल। नो, लेकिन यहां ऊपर आएगा मीडियम, यहां आएगा फोर्स के लिए पहले वैक्यूम। यहां पर देखिए वैक्यूम वाला यानी नॉट जो है वो नीचे आ रहा है, तो यहां वैक्यूम वाला कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अरे गॉट इट। अब देखिए ये बीमारी क्या है सर, ये एप्सिलॉन आर ये सब चीज, ये विद्युतशीलता चीज क्या है। अब आपको मैं समझाऊंगा विद्युतशीलता का मतलब, परमिटिविटी। देखें पहले तो डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, किसी माध्यम का गुण, विच इफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम, विच इफेक्ट द फोर्स, बस ओके। एक माध्यम का एक वह गुण विद्युतशीलता होता है जो बल को प्रभावित करता है। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास में एक्चुअली NaCl है, ओके। सपोज ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, दोनों आयन्स हैं, दोनों के पास चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव, दोनों में आकर्षण होगा। ये हवा में रखा हुआ है, नमक रसों में रखा हुआ है हवा में, तो Na प्लस Cl माइनस को प्रबल तरीके से बांध के रखता है। ठीक, मैंने इसको नमक को उठा करके पानी में डाल दिया, यानी इसको एक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया, तो मैं क्या देखता हूँ, Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आई बात। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में एक अलग है। एक्चुअली होता क्या है, जब Na प्लस और Cl माइनस आयन जो है वो जब हवा में रखे हुए होते हैं, तो ऐसे समझो जैसे Na प्लस ने धागे भेजे किसको खींचने के लिए, Cl माइनस को, 12 धागे भेजे और 12 के 12 उस Cl माइनस तक पहुंच रहे हैं, तो वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। लेकिन जैसे ही मीडियम में हमने डाला तो मीडियम की प्रॉपर्टी ने काम करना स्टार्ट किया, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, विच गिव्स द परमिशन। समझ में आई बात, विच गिव्स द परमिशन, जो अनुमति प्रदान करे कि कितने धागे यहां से जाएंगे। ऐसे कुछ धागे होते नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊंगा, इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। क्या, विद्युत बल रेखाएं। तो जैसे आपने इनको मीडियम में डाला तो मान लीजिए Na प्लस ने ऐसे 12 धागे भेजे, लेकिन इसने उसको परमिट नहीं किया, तो फोर्स दोनों के बीच में वीक हो गया कि 12 के 12 धागे इसको खींच के लाए, तो फोर्स वीक हो गया, वीक होने से Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। तो किसने इफेक्ट किया, माध्यम का कौन सा गुण, मीडियम का कौन सा गुण, विद्युतशीलता ने इफेक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है शायद अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये विद्युतशीलता क्या है, ये इफेक्ट करता है किसको, फोर्स को। सोचिएगा, और मुझे ध्यान नहीं रहता पर आप ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और जो आपका घंटी वाला बेल आइकन है उसको बजाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इसको बेनिफिट उठा सकें और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी इसको आगे कल बताएंगे, आज इसका मैथमेटिकल पोर्शन की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया। पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब हो।